हेलो स्टूडेंट्स। पिछले दो वीडियो लेक्चर में हमने फोटोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया है कि फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है, और दूसरे में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज दिस क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी। और वहाँ हमने इस टॉपिक को छोड़ा था कि हाई यील्ड या लो यील्ड क्यों आती है ड्यूरिंग सेकंड प्रोसेस। तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो प्रोसेस होती हैं। प्राइमरी प्रोसेस दैट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन दिस फोटो केमिकल रिएक्शन होते हैं, और एक होती है सेकेंडरी प्रोसेस जहाँ थर्मो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि कुछ हाई यील्ड या लो क्वांटम यील्ड क्यों होती है, यानी जो फाई की वैल्यू है दैट इज मोर देन 1 और लेस देन 1 होती है। तो अब हम यहाँ आज उसका रीजंस डिस्कस करेंगे कि व्हाई द क्वांटम एफिशिएंसी और दिस क्वांटम यील्ड is high or low. So this is according to the Stark-Einstein law, where number of molecules reacted upon the number of photons absorbed. So law of photochemical equivalence, that is the efficiency, quantum efficiency will always equals to 1. यहाँ पर जो phi की वैल्यू है that is always equals to 1 अगर ये Stark-Einstein law फॉलो होता है तो ओके। बट क्वांटम यील्ड है वो हमेशा फाई इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो वहां पर द रिएक्शन ऑफ लो वहां पर हो सकते हैं। कितनी हो सकती है कि जो फाई की वैल्यू हो सकती है वो 0.04 तक जा सकती है, नीचे आ सकती है, या हाई हो सकती है अराउंड 10 टू पावर 5 टू 10 टू पावर 6 क्वांटम यील्ड। तो इतनी कुछ रिएक्शंस की नोन है, तो यानी हाई वैल्यू और लो वैल्यू दोनों हो सकती हैं, क्वांटम यील्ड आ सकती है हमारे पास। तो नाउ लेट डिस्कस कि व्हाई दिस हाई क्वांटम यील्ड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो फाई की वैल्यू है दैट इज मोर देन 1 वो क्यों आती है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ रीजंस हैं। So first reason, that is the species formed in the primary process reacts further to give rise to high yield. इसका मतलब है कि सपोज प्राइमरी प्रोसेस के अंदर हमारे पास सपोज एक मॉलिक्यूल, हम एक को ले रहे थे, तो उसने एक फोटोन को एब्सॉर्ब किया प्राइमरी प्रोसेस में। लेकिन जब ये प्राइमरी प्रोसेस में ये ही मॉलिक्यूल या जो भी एटम था ये एक्टिवेट हो गया है, और जब ये सेकेंडरी प्रोसेस में गया तो इसने सेकेंडरी प्रोसेस में सपोज एक मॉलिक्यूल ने सपोज 3 को इनिशिएट कर दिया। सपोज वहां पर 3 को, एक रफली मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि एक ने उसको सपोज 3 सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर 3 को एक्टिवेट कर दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फोटोन एब्सॉर्ब हुआ एक, मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुआ एक, लेकिन सेकेंडरी प्रोसेस में उसने 3 को और एक्टिवेट कर दिया या 4 को एक्टिवेट कर दिया, मतलब उसने ज्यादा मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर दिया। तो इसलिए जो क्वांटम यील्ड आएगी दैट विल बी हाई। समटाइम्स व्हेन द प्राइमरी प्रोसेस प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स, कई बार फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं प्राइमरी प्रोसेस में, और अगर प्राइमरी प्रोसेस में फ्री रेडिकल्स बनेंगे तो दे विल अंडरगो फॉर चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन अगर हो रहा है तो फ्री रेडिकल्स और बनते जाएंगे, और एक चेन रिएक्शंस का मतलब ये होता है कि वहां पर एक फ्री रेडिकल जनरेट होने से बहुत सारे और फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, और वो रिएक्ट करके बहुत सारा प्रोडक्ट वहां पर फॉर्म करेंगे। तो इफ in primary process free radicals are formed, these free radicals may initiate a series of chemical reaction, और अगर chemical reaction होगा तो जो quantum yield आएगी that will be larger than 1, वो ज्यादा आएगी। Third reason, now if the secondary process are exothermic, so this is a very important term here, exothermic, और ये है secondary process से related। The heat released, because obviously हमारे पास अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हीट रिलीज होगी।
तो जब ये हीट रिलीज होगी उसी पूरे सॉल्यूशन में या पूरे उसमें रिएक्टिंग वहां पर जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है, तो दैट विल एक्टिवेट्स द अदर मॉलिक्यूल्स, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी एक्टिवेट कर देंगे बाय एब्जॉर्बिंग द हीट। वहां पर क्या होगा, जो दूसरे मॉलिक्यूल्स आसपास उसके पास में हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो वहां से हीट जनरेट होगी। जब हीट जनरेट होगी तो वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे बाय एब्जॉर्बिंग द हीट, रिजल्टिंग इनटू द दिस हाई एफिशिएंसी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अगर H2 और Cl2 बोथ आर इन गैसेस फॉर्म, और अगर उनको हम रेडिएशंस दे रहे हैं तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बन रहा है, यानी फॉर्मेशन ऑफ दिस HCl। तो इसको यहाँ हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखो क्वांटम यील्ड ज्यादा क्यों आ रही है इस वाले केस में। तो प्राइमरी प्रोसेस में क्या है, वी हैव अ क्लोरीन, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, उसने एक क्वांटा एब्जॉर्ब किया एंड दैट विल गिव दिस फ्री रेडिकल्स। उसने क्या बना दिया, फ्री रेडिकल्स बना दिया। अब यही फ्री रेडिकल्स जब फर्स्ट स्टेप है हमारा, ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर सपोज ये सेकंड स्टेप है, ये हम इसको ले लेते हैं फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप इज प्राइमरी प्रोसेस। सेकंड स्टेप में यहाँ देखो क्या हुआ कि जो फ्री रेडिकल यहाँ बना था वो रिएक्ट हुआ हाइड्रोजन गैस के साथ, और ये जो जो सेकंड स्टेप है ये एक्सोथर्मिक है, दिस इज एक्सोथर्मिक। तो वहां से हीट इन्वॉल्व हुई, वहां से हीट निकलेगी। तो हीट निकली तो इस जो एक्स्ट्रा हीट जो यहाँ निकली है उसने एक्टिवेट किया है दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी, तो यहाँ पर एक दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, दैट इज हाइड्रोजन। अब तो ये क्या हो गया सारा, क्या दिस इज द चेन रिएक्शंस। तो यहाँ पर और फ्री रेडिकल्स और बनते जाएंगे, और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसकी वजह से जो हीट हुई तो वो एक्टिवेट कर देगा दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी। तो ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे प्रोडक्ट यानी यील्ड होगी, दैट विल बी वेरी वेरी हाई। तो ऐसे ये रिएक्शन चलता जाएगा, और टर्मिनल दिस इज हम इसको कहते हैं कि यहाँ पर टर्मिनेट हो गया जब दो फ्री रेडिकल आपस में मिल गए। तो ये कंटिन्यू चलते जाएंगे और बहुत सारा HCl वहां पर बनता जाएगा, दैट विल डिपेंड्स। हमें एक एग्जांपल यहाँ हमने लिया। तो एज इस रिएक्शन की जहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ HCl है बाय हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो वहां देखो एफिशिएंसी कितनी आ रही है, दैट इज वेरी वेरी हाई, दैट इज 10 टू पावर 4 टू 10 टू पावर 6, इतनी ज्यादा एफिशिएंसी आ रही है। क्योंकि यहाँ जो सेकंड स्टेप है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, पहली बात कि एक्सोथर्मिक है, दूसरा यहाँ पर फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, तो वहां पर दे विल फॉर्म्ड मोर फ्री रेडिकल्स, और दोनों ही रीजन इसकी जो क्वांटम यील्ड है या क्वांटम एफिशिएंसी है उसको बहुत हाई कर देंगे। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू शो वेयर द क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी इज मोर देन 1। सेकंड इज द कॉज ऑफ लो क्वांटम यील्ड या लो यील्ड, जहां पर जो फाई की वैल्यू है दैट इज लेस देन 1। तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, तो फर्स्ट रीजन इज द एक्साइटेड मॉलिक्यूल इज डीएक्टिवेटेड। देखो यहाँ क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल था वो डीएक्टिवेट हो रहा है। कैसे हो रहा है, बाय कन्वर्टिंग इट्स एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स। मींस जब ये एक्टिवेटेड जो हुआ था, जो एक्साइट हुआ था मॉलिक्यूल, वो दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा रहा है और खुद की एनर्जी वो दूसरे मॉलिक्यूल को दे रहा है टू इंक्रीज देयर काइनेटिक एनर्जी। मींस द एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स मे कोलाइड्स विद अदर मॉलिक्यूल्स टू लूज एनर्जी। जब वो अपनी एनर्जी लॉस कर देगा तो क्या हो जाएगा, दैट गेट डीएक्टिवेट। तो उसने जो एक्साइट मॉलिक्यूल हुआ उसने दूसरों से टकरा कर खुद ही डीएक्टिवेट हो गया बाय गिविंग इट्स एनर्जी बाय कोलिजन। तो यहाँ पर क्या होता है, हीट इफेक्ट इज प्रोड्यूस, तो वहां पर हीटिंग हो जाती है। तो वहां पर उसने अपनी एनर्जी ही लॉस्ट कर दी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिवेट नहीं कर पाया। तो वहां पर जो दूसरे मॉलिक्यूल एक्टिवेट करने थे वो एक्टिवेट नहीं हुआ और खुद ही डीएक्टिवेट हो गया। तो ऑब्वियसली वो जो सेकेंड प्रोसेस में जाएगा तो वहां पर तो क्वांटम यील्ड लेस होनी ही होनी है। Second reason, by emitting absorbed radiations and get deactivated। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ने कुछ एक फोटोन एब्सॉर्ब किया और वो कन्वर्ट हो गया, एक्साइटेड हो गया, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया।
अब यही मॉलिक्यूल वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में ही आ गया विदाउट एनी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। उसने कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बनाया और पहले इसने फोटोन एब्जॉर्ब किया, एक्टिवेटेड हो गया, एक्साइटेड हो गया, एंड अगेन इट्स गो into the ground state by giving some radiations in the form of re-emitting of radiations। जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि sometimes molecules क्या करते हैं, re-emit कर देते हैं लाइट को, एब्जॉर्ब होने के बाद वो री एमिट कर सकते हैं। तो वहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये है, अगर वो रेडिएशंस दे रहा है यानी इन फॉर्म ऑफ लाइट, अगर वापस वो एनर्जी अपनी लॉस्ट कर रहा है तो दैट इज बाय फ्लोरोसेंस और द फॉस्फोरेंस। अगर वो वापस अपनी रेडिएशंस को रिलीज कर रहा है इन फॉर्म ऑफ लाइट, दैट इज अगेन वी कैन से वहां पर जो क्वांटम यील्ड आएगी दैट विल बी लेस देन 1। वहां पर भी क्वांटम यील्ड हमेशा कम आएगी। थर्ड रीजन, नाउ इफ द सेकेंडरी रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, तो यहाँ अब हमारे को एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन है, सेकेंडरी प्रोसेस, सेकेंडरी रिएक्शन, द हीट एब्सॉर्ब्ड इनएक्टिवेट द एक्साइटेड मॉलिक्यूल। जहां क्वांटम यील्ड ज्यादा आ रही थी तो वहां पर जो सेकेंडरी रिएक्शन था उसमें था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो वहां हीट निकल रही थी और हीट निकलने से दूसरे मॉलिक्यूल्स भी एक्टिवेट हो रहे थे। यहाँ जस्ट रिवर्स हो रहा है, यहाँ सेकेंडरी रिएक्शंस क्या है, वो है एंडोथर्मिक हो रही है, तो वहां हीट रिलीज नहीं हो रही, वहां हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो एब्जॉर्ब होने से क्या करेगा कि जो जितने भी एक्साइटेड मॉलिक्यूल थे जो प्राइमरी से एक्साइटेड होके आए थे, वो खुद ही क्या हो रहे हैं, वो इनएक्टिवेट हो गए हैं। तो सपोज हमारे पास प्राइमरी प्रोसेस से, सपोज एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, एक रफ एग्जांपल, एक बिल्कुल रॉ, सपोज 10 मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड होके आए थे, 10 मॉलिक्यूल्स वहां पर एक्साइटेड होके आए थे यहाँ पर, लेकिन इन 10 मॉलिक्यूल्स में केवल 5 मॉलिक्यूल्स सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर काम में आए, सेकेंडरी प्रोसेस में काम में आए। तो प्राइमरी में तो 10 मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हुए थे, लेकिन सेकेंडरी प्रोसेस में आते आते वो इनएक्टिवेट हो गए, बिकॉज वहां जो सेकेंडरी प्रोसेस है वो है एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक था, तो इस वजह से अब देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट हाफ हो गए हैं, तो ऑब्वियसली जो यील्ड आएगी, बिकॉज सेकेंडरी प्रोसेस के बाद ही हमारा जो कुछ हमारे पास क्वांटम यील्ड आनी है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो तो इनएक्टिवेट हो चुके हैं सेकेंडरी प्रोसेस में आने पे, तो वहां पर जो क्वांटम यील्ड आएगी दैट विल बी लेस देन 1। इसका एग्जांपल है कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और अगर हम उसको ब्रोमीन गैस से रिएक्ट करते हैं तो वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ दिस HBr। तो प्राइमरी प्रोसेस में तो ब्रोमीन ने यहाँ एब्जॉर्ब किया, एक क्वांटा एब्जॉर्ब किया और वी गेट दिस रेडिकल्स, यहाँ पर हमारे को बन गए। लेकिन जैसे ही ये फ्री रेडिकल हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट हुआ, तो ये जो स्टेप सेकेंड है इसको भी हम ले लेते हैं स्टेप फर्स्ट, दिस इज स्टेप फर्स्ट एंड दिस इज स्टेप सेकेंड। तो ये जो सेकेंड स्टेप है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो क्वांटम यील्ड, क्योंकि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मीन्स हीट इज एब्जॉर्ब्ड और उसके वजह से जितने ये एक्टिवेट होके आए इनमें से कुछ क्या हो जाएंगे, दे गेट डीएक्टिवेटेड, उसमें से वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ऑल्दो वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ दिस HBr, लेकिन जितने प्राइमरी प्रोसेस में एक्टिवेट हुए थे मॉलिक्यूल्स वो सारे की सारे सेकेंडरी प्रोसेस में पूरे कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए, उनमें से कुछ ही हुए, और इसमें इस वाले में तो बहुत ही कम जो एक्टिवेट मॉलिक्यूल थे वो फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचे। तो इस वाले एग्जांपल में यू कैन सी द क्वांटम एफिशिएंसी इज वेरी वेरी लेस, that is only 0.01, so it has very less quantum yield of this formation of HBr from hydrogen gas and the bromine gas. So this is the reasons why sometimes the quantum yield is very high and sometimes the quantum yield is very low. So आप
these two examples, इनको एग्जाम पर्पस के लिए याद कर सकते हैं कि हाई एफिशिएंसी किस रिएक्शंस में फॉर्मेशन ऑफ HCl और लो एफिशिएंसी क्या है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ HBr, और सभी के रीजंस इनके पीछे क्या है वो हमने इसमें डिस्कस कर लिया. So that's all for the reason of low and the high quantum yield. उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर